बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौतम सर में। और आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। और जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है उनके लिए इस यूनिवर्सिटी से बेस्ट यूनिवर्सिटी और कोई भी नहीं हो सकती है। और ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं सारे गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं। जो फीस होती है वो सरकारी ही लगती है। और आप लोग अगर प्राइवेट से करते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी हाई फाई फीस लगती है। तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो फीस आपकी लो लगेगी। तो आज इसी की नोटिफिकेशन को लेकर आए हैं और इसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 24 मार्च को ही जारी कर दिया गया था। और इसमें जो भी फेरबदल हुई हैं या क्या लास्ट डेट हो सकती है और कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपको मैं बकायदा साइट पे ले जाकर दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, कैसे आई हुई हैं, तो उसकी डिटेल्स दूंगा। और उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं मोबाइल से कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगर मेरे साथ हैं तो याद रखिए मैं आपको आपके ही मोबाइल से आपका फॉर्म भरवाने में मदद कर दूंगा कि आप कैसे भर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। साइट पर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है मोबाइल में। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी लिखना है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। आप तो यहाँ पे मैंने एक बार सर्च किया था इस वजह से था। तो आप जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लिखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से होम पेज आ जाएगा। आप नीचे साइड में आइएगा और नीचे साइड में यहाँ जहाँ लिखा हुआ पेमेंट लिंक, उसी के नीचे देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ दिखा दूं मैं, देखिए पेमेंट लिंक लिखा ना, इसे जस्ट नीचे लिखा हुआ क्या, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसे सीनेट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए जो बच्चे इस साल इंटर में एग्जाम दिए हैं, इंटर का बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उन बच्चों को इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होते हैं उसे सीनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सीनेट, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अगला होम पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर देखिए लिखा हुआ ना बीएससी नर्सिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एमएससी नर्सिंग। ठीक है, आप नीचे साइड में आ जाइए और आप यहाँ देख सकते हैं कॉमन नर्सिंग टेस्ट सीनेट 2025, और यहाँ दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग, 4 ईयर का कोर्स है ये। और यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में जो है आप के पूरे प्रोसेस की जो डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद लॉगिन है। ठीक है, इस तरीके से उसी तरीके से जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो 2 साल का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एमएससी नर्सिंग है 2 साल का। तो जो भी बच्चे हैं जो बीएससी करना चाहते हैं या जो बीएससी कर चुके हैं एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए। तो मैं खैर अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं खास करके बीएससी नर्सिंग के लिए बना रहा हूँ और उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम दिए हैं या 1 साल पहले बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और किसी कारणवश वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाए और 1 साल का गैप हो गया है और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को जान लीजिए, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर उसके बाद थर्ड वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बताऊंगा कि फोटो कैसे अपलोड होगा, सिग्नेचर कैसे अपलोड होगा, मार्कशीट कैसे अपलोड होंगी, सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो है अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का। तो आप क्या कर सकते हैं, जो सूचना बुलेटिन है हिंदी में उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों में किसी में भी डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में, जो आपके लिए सुटेबल हो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से चीज़ें ओपन हो जाएंगी, आपका जो है पीडीएफ जो होगा वो ओपन हो जाएगा। और पीडीएफ ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं सूचना बुलेटिन है, नीचे सर आ जाइए, दिया है शैक्षणिक सत्र 2025-26 है। और आप यहाँ नीचे साइड में आइए। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ें आप जान लीजिए। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। तो आप देख सकते हैं जो फार्म है वो 24 तारीख को रिलीज हो गया है, सोमवार को ही। और इसके बाद आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 26 अप्रैल है। ठीक है, याद रखिएगा टोटल एक तरीके से 1 महीने का समय आपको दिया गया है और रात्रि जो है 11 बजे तक, ठीक है 11:59 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं 26 अप्रैल तक।
तो हम कह रहे हैं कि जब हमें आवेदन ही करना है तो हम इतना लंबा क्यों सोचेंगे, ठीक है, हम आज ही आवेदन करेंगे। और इसके बाद देखिए जो फॉर्म संशोधन की विंडो होगी वो 19 अप्रैल को ओपन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि लास्ट डेट क्या है आपका 24 जो है मार्च स्टार्ट हुआ और 26 अप्रैल लास्ट डेट है, और उसी बीच में 19 अप्रैल को जो है उसमें संशोधन के लिए भी साइट खुल जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी, तो अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसका जो विंडो होगा वो 19 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। प्रवेश पत्र आपको 14 मई को मिलेगा, याद रखिएगा, ये कहीं भी आप लोग नोटिस कर लीजिए। और जब रिलीज होगा नोट जो है एडमिट कार्ड, तो मैं खुद बताऊंगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे प्रवेश पत्र को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप बने रहिएगा गौतम सर चैनल पर। इसके बाद देखिए जो है आपका 14 मई को आपका प्रवेश पत्र मिलेगा। परीक्षा 21 मई को निर्धारित की गई है, ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रवेश परीक्षा है वो 21 मई को है, और प्रवेश परीक्षा का जो स्थान होगा वो आपके प्रवेश पत्र पे लिखा होगा। जो परीक्षा का परिणाम होगा उसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। फिर भी मानकर चलिए कि जुलाई लास्ट तक आपका इसका रिजल्ट आ जाता है, और जुलाई से पहले भी आ सकता है अगर कोई घटना ना घटी तो। आप आजकल देखते हैं भाई हर एक चीज में कोई ना कोई ऐसा घटना घट जाती है जिसकी वजह से चीजें लेट लतीफ हो जाती हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें रही, तो आपको ये चीज पता चल गई कि भाई फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है और संशोधन करने की अंतिम तारीख क्या है, एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, परीक्षा किस दिन है, और जो परीक्षा स्थान होगा वो कहाँ पर होगा, और रिजल्ट कब आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ साइट दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इस साइट से भी आप होम पेज पे उसके जा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है अनुक्रमणिका दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या चीजें भरनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे साइड में आ जाइए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए टोटल जो है 20 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, बस इन्हीं राज्यों में आप एग्जाम दे सकते हैं। याद रखिएगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है, ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है। अब ये आगरा में भी हो सकता है, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, रायबरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। तो 20 जगह निर्धारित किए गए, यहाँ पर जो है एग्जाम होगा इसका। आपके यहाँ से जो भी एग्जाम यानी जो भी शहर पास में है, ठीक है, 20 शहर दिए गए हैं, जो भी जिला आपके पास में है आप वहां पर जाकर यानी कि आप फॉर्म भरते समय उसको अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम सेंटर पास में पड़ जाए। तो याद रखिए एग्जाम सेंटर कोशिश क्या कीजिए पास में रहे, ज्यादा दूर ना रहे, ठीक है। तो अपने आसपास ही रखिएगा, और अगर आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हो, प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया में आयोजित की जाएगी। तो याद रखिएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा, और ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये भी याद रखिए, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन। बहुत से बच्चे क्या होता है र्यूमर उड़ा देते हैं कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। आपको बकायदा पेपर मिलेगा और OMR सीट मिलेगा जिसे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। जो सिलेबस रहेगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें तैयारी करनी है। इसके बाद देखिए आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरे जाएंगे। तो याद रखिएगा जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, वो ऑनलाइन द्वारा ही होगा सिर्फ। फिर दिया आवेदन फॉर्म डाक अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म आप निकाल लीजिए उसको भर के और पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजिए, ऐसा नहीं है ये। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संयुक्त नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष में प्रवेश हेतु जो है संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो 24 मार्च से आयोजित की जा रही है। दिया है केवल पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फॉर्म में स्वीकार है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए और आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, नहीं, जिनका अपूर्ण रहेगा वो अपूर्ण रहेगा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचना परीक्षा शुल्क को लेकर, तो दिया है अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि UR या OBC, तो खास करके सीधा समझ लीजिए कि जो OBC के अभ्यर्थी हैं उनका 3000 है, और जो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं और उनका 2000 रुपए शुल्क है। तो याद रखिएगा, तो 3000 तो हो गया जो शुल्क कटेगा, प्लस जो ऑनलाइन करने वाला होगा वो भी जो आपसे 100-200 लेगा, एक मोटी मोटा मान लीजिए चलिए कि 100 रुपए लेगा, तो वो 3100 रुपए आप उसको पे करेंगे, और जो SC ST वाले हैं वो उनको
2100 रुपये पे करेंगे। ठीक है, दिया अभ्यर्थी के फॉर्म भरने के साथ परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपने एक बार अगर पैसा कटवा दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब देखिए आयु की बात कर लें हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए इतनी नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन कराना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। तो आयु की बात कर लें कि कितने वर्ष के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दिया है प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2025 को जो है न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप फार्म भर रहे हैं ना, तो आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 16 वर्ष है या 16.5 वर्ष है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। याद रखिए इस लाइन को, ठीक है, कि आपकी उम्र अगर 16.5 वर्ष है या कुछ दिन बाकी है 17 वर्ष होने में, तो भी आप इस फार्म को नहीं भर सकते। इस फार्म को बस वही लोग भर सकते हैं जिनकी आयु 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष हो जाएगी। यानी कि 31 दिसंबर, आने वाले 31 दिसंबर को, तो लगभग मान लीजिए कि तब तक तो आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यानी कि एक मोटा मोटा बताऊं कि इंटर के सभी बच्चे भर सकते हैं बस, और वो वहां पर अपेयरिंग में भरेंगे सभी लोग। ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट तो आया नहीं है तो आप अपेयरिंग में भरेंगे। फिर दिया न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यानी कि कितना आप पढ़े होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दिया अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण की हो, और विषय कौन से होने चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। न्यूनतम 45 अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय भी उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि एक चीज याद रखिए, अगर आप साइंस साइड के बच्चे हैं और मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी कंपलसरी है कि आपके सिलेबस में अंग्रेजी होना ही चाहिए। दूसरी चीज कि आपके अगर इंटर में 45% नंबर भी आ गए तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो अब बताइए इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई। यही देखिए आईआईटी का आपको एग्जाम अगर देना है तो 70% बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया कि 70% से कम आए तो आप फार्म नहीं भर सकते। परंतु यहाँ पर देखिए डॉक्टर बनने के लिए आपको हर तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है कि 45% ले आइए इंटर में बस, और उसके बाद बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो एससी एसटी है उनके लिए भी वही चीज है सेम। ठीक है कि 45, अच्छा यहाँ पर देखिए 40% कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए जनरल ओबीसी है उनके लिए 45% नंबर होना चाहिए, और जो एससी एसटी है वो 40 से 45% भी है तो भी वो भर सकते हैं। इसके बाद यह बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता के लिए 10+2 अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय। यानी कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं लिया तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो याद रखिए कंपलसरी अंग्रेजी। फिर दिया राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल अथवा केंद्र सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त NIOS के द्वारा विज्ञान विषयों तथा अंग्रेजी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने अंग्रेजी नहीं लिया था और फिर आपने क्या किया, प्राइवेट से कहीं से एक विषय से अंग्रेजी से आपने कर लिया, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद एक कलर ब्लाइंड, याद रखिए अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है कलर ब्लाइंड, या आप वैसे भी जान लीजिए कलर ब्लाइंड को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता की खोज किसने की थी, हॉर्नर ने की थी। और याद रखिएगा वर्णांध किसे कहा जाता है, जो लाल और हरे रंग में भेद ना कर पाए। ठीक है, अगर आप भी लाल और हरे रंग को एक साथ देखिए, अगर आप उसमें भेद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वर्णांधता रोग हो गया, जिसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ऐसे व्यक्ति कलाकार, सज्जाकार, डेकोरेटर जिसे कहा जाता है, पायलट, ड्राइवर इत्यादि नहीं बन सकता, क्योंकि इन सारी चीजों में आपको पता ही कि क्या जरूरी होता है, लाल और हरा रंग ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद यह अभ्यर्थी का चयन मेडिकल फिटनेस के अधीन होगा। याद रखिए कि आपका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। किसी भी चयनित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से फिट घोषित न किया जाए। तो याद रखिए अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल चेकअप होगा। ठीक है, वहां से आपको प्रमाणित करके वो देगा कि आप पूर्ण रूप से फिट है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। कैसे होता है आर्मी उर्मी के लिए, वैसे ही। फिर दिया विवाहित अभ्यर्थी भी चयन के लिए पात्र होंगे। यानी किसी के कम उम्र में ही शादी हो गई है तो वो भी बच्चे इस फार्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई शादी आपने कर लिया है और आप इस फार्म को नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब दिया आरक्षण नीति, दिया है राज्य सरकार के अनुसार आरक्षण नीति के तहत भारतीय नर्सिंग परिषद निर्धारित सीटों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो उसमें क्या होता है, सीटें फिक्स होती, कितनी जनरल की सीटें होंगी, कितनी ओबीसी की सीटें होंगी, कितनी एससी की सीटें होंगी, कितनी एसटी की सीटें होंगी। फिर दिया आरक्षण नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि
अगर उन सीटों में छेड़छाड़ होती है तो इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारित करेगी वो मान्य होगा। इसके बाद क्या है, विकलांगता के लिए आरक्षण निचले अंग में 40% से 50% तक, लोकोमोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए 5%। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं, चाहे वो हाथ से हो, पैर से हो, आंख से हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर विकलांगता है तो उसके हिसाब से उनको परसेंटेज दिया गया है, छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद दिया है नोट, प्रवेश लेने वाले पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को निचले अंग में 40 से 50% तक लोकोमोटर विकलांगता सत्यापन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित एक मेडिकल परीक्षण बोर्ड व नर्सिंग विशेषज्ञ की जांच करानी होगी। ये भी याद रखिए, जांच उनका भी होगा। अब दिया केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम तहसीलदार या एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण ही स्वीकार होंगे। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिए, देखिए कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको भी आप लोग बनवा लीजिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसको बनवा लीजिए और नया बनवाइए, कोशिश करिए नया बनवा लीजिए। ठीक है, ये कह दीजिए कि हमने पिछले साल बनवाया था स्कॉलरशिप भरते हुए, तो ठीक है, मगर एक बार फिर से बनवा लेना, नहीं तो थोड़ी सी चीज के लिए लेकिन हो जाएगा और वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। फिर दिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश में 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2025 से उसके बाद जारी वैध ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद, याद रखिएगा, या उसके बाद जारी जो प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होगा। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता ग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसका दिया सक्षम प्राधिकारी के से जारी वैध भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। और एनसीसी के लिए निर्धारित प्रारूप पर जो है अधिकृत बटालियन द्वारा निर्गत वैध एनसीसी सी प्रमाण पत्र। अच्छा, यानी आपने अगर इंटरमीडिएट में एनसीसी किया है और आपको प्रमाण पत्र मिला है तो वो भी मान्य होगा यहाँ पे। ठीक है, नोट दिया हुआ सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों के लिए मान्य नहीं होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मान्य है। अल्पसंख्यक और अन्य किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मापदंडों के निर्देशानुसार ही होगा। केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे, ये भी याद रखिएगा, केवल भारतीय। याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग अप्लाई करेंगे वो जर्नल में आ जाएंगे। कैसे होता है, ठीक है। अब दिया है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिया। अभ्यर्थी फॉर्म भरने से पूर्व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ लें। तो देखिए, वही चीजें आपको बताई जा रही हैं कि आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को निर्देश क्या दिए गए हैं। या अभ्यर्थी फॉर्म भरने के पूर्व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ लें, जैसे जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीजें। आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से होगा और यहाँ पर देखिए www.abvmuup.edu.in के माध्यम से जमा किया जाएगा। कोई भी आवेदन फॉर्म डाक या किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन फॉर्म पर सभी जानकारी सही है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने अभी ऊपर बताया ना कि कोई भी फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट माना जाएगा या इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह रहा है कि अगर कोई गलती हो गई है तो आप 19 तारीख तक उसका सुधार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करिए कि गलती ना हो। ठीक है, इसके बाद दिया है यदि किसी अभ्यर्थी ने अभ्यास या किसी अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित होने के उद्देश्य से गलत जानकारी भर दी है तो वो भी क्या होगा, भविष्य में उनका जो प्रवेश होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने गलत भर दिया फॉर्म, आपको पता है कि जैसे आपकी उम्र नहीं हुई, साफ सीधी बात ऐसे समझिए कि आपकी उम्र नहीं हुई, आप अभी 16 साल के हैं और आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं और आपने जो फॉर्म में क्या किया, अपना डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, कि ऐसा भर दिया कि आपकी उम्र 17 साल से ऊपर हो गई। ठीक है, तो आप एग्जाम तो दे लेंगे, परंतु याद रखिएगा कि इन फ्यूचर आप उससे यानी एग्जाम देने के बाद पास भी हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका आगे चल के निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी को पंजीकरण व्यक्तिगत ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर से कराना चाहिए। तो याद रखिए, अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी अब बना लीजिए आप लोग और अपना एक जो है मोबाइल नंबर भी कंफर्म कर लीजिए। और खास करके वही मोबाइल ज्यादा यूज करिएगा जो आपके आधार से लिंक हो, क्योंकि आगे चल के जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे या जो भी अपार आईडी बनेगी आप लोग की या एबीसी आईडी बनेगी, वो सारी चीजें उसी से होंगी, तो इस वजह से एक नंबर रखिए आप लोग।
इसके बाद दिया हुआ है अभ्यर्थी को पंजीकरण, ये हो गया ना आपका कि ईमेल पे आएगा और एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। ये अभ्यर्थी को अपनी पंजीकरण आईडी तथा लॉगिन पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। तो याद रखिएगा कि कहीं से भी आप लोग फॉर्म भरिएगा तो आप लोग उसका पासवर्ड ले लीजिएगा और जो लॉगिन आईडी होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो भी आप लोग ले लीजिएगा। अभ्यर्थियों को यह है जांचना और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा भरा गया फॉर्म में जो भी जानकारी दी गई वो सही है। आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अधूरे आवेदन किसी भी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन भरने से पहले सत्यापन प्रोफार्मा डाउनलोड करें। डाउनलोड की गई पीडीएफ को A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आउट लें और उसे नीले बॉल पेन से अपनी लिखावट में भरें। ठीक है, तो देखिए एक सत्यापन का प्रोफार्मा होगा, उसको प्रिंट आउट आपको करना है और उसमें फिर जो लिखा होगा उसको आपको लिखना होगा अपने हैंड राइटिंग में और फिर उसको अपलोड भी करना है, ये भी याद रखिए। फिर दिया एक बार जमा किए गए आवेदन फॉर्म, ठीक है, वापस नहीं किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी को ध्यान देना चाहिए कि बैंक खाते से शुल्क की कटौती मात्र शुल्क भुगतान का प्रमाण नहीं है, इसकी पुष्टि भुगतान रसीद के माध्यम से होनी चाहिए। आपका आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा होने के बाद स्क्रीन पर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड संदेश दिखाई देगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन फॉर्म के अंतिम रूप में जमा होने की पुष्टि के लिए आपको यह संदेश प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो समझ लीजिए आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, और अगर मिल गया तो समझ लीजिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक पीडीएफ अपने पास रख लीजिए और एक प्रिंट आउट भी अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आप बाय द वे मान लेते हैं मोबाइल गिर गया या खो गया तो आपको कहाँ से मिलेगा वो सारी चीजें, तो एक ऑफलाइन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही रहा। बाकी नीचे तो बताया गया है कि ऑनलाइन के प्रोसेस कैसे होंगे, तो वो तो मैं बिल्कुल आपको करके दिखाऊंगा रियल में कि कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ में मतलब समझ नहीं आई हो, अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन करूंगा। और इसके अतिरिक्त मेरा नंबर याद रखिए 97 92 94 96 05, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे मोबाइल से। बिल्कुल मैं आपको मोबाइल से पूरे फॉर्म भरना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए अपने यूट्यूब